औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 18 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम वाइल लूप पढ़ेंगे कि पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे क्या चीज़ है वाइल लूप, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे वाइल लूप को फॉर लूप के साथ, और उसके बाद हम वाइल लूप की जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड से, और वाइल लूप को यूज़ करते हुए फाइनली हम एक टेक्स्ट फाइल से कंटेंट को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेंगे वाइल लूप के ज़रिए। तो शुरू करते हैं। In programming, a loop is an element that is used to execute a piece of code over a number of times, right? And for example, if you want to do a similar job multiple times, then we use loop statement. For loop that has already been discussed, but now we are just concentrating or focus on while loop. तो उसके लिए एक जनरल एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई काम करना है और उसको जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हम कोई बंदा है और उसका काम ये है कि इन चीज़ों को यहाँ से वन बाय वन उठाना और यहाँ से लाके यहाँ पर रखना। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसको तो हम ये बताएंगे कि आपने कितनी बार जो है यहाँ से जाना है, यहाँ से एक एक चीज़ को उठाना है और उसको फिर रखना है। तो नंबर ऑफ़ टाइम जो है वो हम एक कंडीशन भी डिफ़ाइन करेंगे। लिहाजा काउंटर वेरिएबल को हम यहाँ से डिक्लेयर करेंगे कि आपने कितनी बार यहाँ से जाना है। तो काउंटर को मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ कि आपने 1 से जाना है, क्योंकि यहाँ पर 5 काम करने हैं। तो 1 से 5 तक, ठीक है, 1 से 5 तक हमने इसको ले जाना है। फिर जैसे ही यहाँ पर जाता है और एक का काम करता है, तो उसके साथ जो इसका काउंटर वेरिएबल होता है वापस ही पर आते हुए काउंटर की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाती है। तो काउंटर की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इस बार 2 हो जाती है, राइट। सिमिलरली अगली बार जब जाता है और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, उसका जो करस्पॉन्डिंग कंडीशनल कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो वापस जब मूव करता है तो फिर जो वेरिएबल होता है काउंटर, उसको एक बार फिर से इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो इसको हम प्लस प्लस लिख लेते हैं। अगली बार जब जाता है तो नेक्स्ट जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करके और फिर मूव करता है बैक, काउंटर को चेक करता है। तो अब काउंटर को जब प्लस प्लस करते हैं तो इस बार हमारे पास काउंटर की वैल्यू 4 है, जो लेस देन 5 है, क्योंकि हमने 5 तक ही जाना है। तो 4 है तो एक और जो है यहाँ से जाएगा और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो टास्क है वो परफॉर्म करके फिर से यहाँ पर आएगा। काउंटर की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो जाएगी तो इस बार उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 इज़ इक्वल टू 5, अब भी कंडीशन ठीक है। तो अगला जो काम है उसको ये परफॉर्म कर लेगा। और आप देख सकते हैं कि वो जो काम हम इसे लेना चाहते थे वो यहाँ पर ले लिया गया है, और जो सारे एप्पल्स थे वो यहाँ से यहाँ पर ले आए गए हैं। अच्छा, जैसे हम आपको पता है कि लूप में हमारे पास जो है जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन होता है, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिससे हम काउंटर को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सारा जो लॉजिक होता है वो हमारे पास होता है किस चीज़ में कि हमने जो काउंटर वेरिएबल होता है उसको कैसे मैनेज करना है। लिहाजा जो जो भी लूप हो उसका जो फंडामेंटल चीज़ होती है वो क्या होती है, वो इस काउंटर वेरिएबल के ज़रिए ही होती है। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है, सिमिलरली कंडीशन, और फाइनली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या जो हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको कैसे आगे पीछे ले जाना है। तो वाइल लूप हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स नॉट एक्सप्लिसिटली नॉन समल्टेनियसली, अगर हमारे पास इन तीनों का हमें एडवांस में पता नहीं है, इनिशियलाइजेशन का, कंडीशन का और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, तो तब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। सिमिलर इसका जो 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 असल में लॉजिक है वो ये है कि द इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन, और उसको हम जो है ना एक्सप्लिसिटली पहले से हमें पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ है, एंड ऑब्टेन्ड आफ्टर सम कैलकुलेट कंप्यूटेशन, राइट। देन द कंडीशंस upper or low limit is not explicitly known but depends upon some computational logic and the way the counter is incremented or decremented. आप कंसिडर करें, मेरे पास एक एग्जांपल है
इस एग्जांपल में हमने क्या करना है कि हमने एक फ़ाइल है और उस फ़ाइल से टेक्स्ट टेक्स्ट फ़ाइल है, उसके अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से उस टेक्स्ट को हमने रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो इनिशियली हम जो हमारे पास इनिशियलाइज़र होगा, जो काउंटर को हम इनिशियलाइज़ करेंगे, कहाँ से इनिशियलाइज़ करेंगे? क्योंकि मुझे एक्सप्लिसिटली उसका पता नहीं होगा कि उसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ करूँ या फिर जो है नल से, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि जिस फ़ाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई कैरेक्टर ना हो, तब तो मेरे पास इनिशियलाइज़ेशन के लिए 0 रखना नामुनासिब होगा। सिमिलरली अगर उस फ़ाइल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, तब हम उसको इनिशियलाइज़र जो हमारा काउंटर वेरिएबल होगा उसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर मीन्स 0th कैरेक्टर, ठीक है? अ, इसी तरह क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनिशियलाइज़ेशन था जो काउंटर का, वो वेरिएबल हो गया है। कभी हम उसको नल से और कभी उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इस सिचुएशन में हमारा व्हाइल लूप अच्छी तरह नहीं परफ़ॉर्म करेगा। जो दूसरा हमारे पास है उसमें हमारा कंडीशन जो क्या होगा, अब इसमें जो हम कंडीशन को हम कहेंगे कब तक रीड करें, टेक्स्ट फाइल से कितने कैरेक्टर रीड करें, तो वो भी डिपेंड करता है टेक्स्ट फाइल की साइज पर। अगर टेक्स्ट फाइल में 5 कैरेक्टर्स हैं तो हमने 5 रीड करने हैं, 10 हैं तो 10 रीड करने हैं, 20 हैं तो 20 रीड करने हैं। लिहाजा हमें इन एडवांस ये पता नहीं है कि हमने अपनी लूप को कितनी बार चलाना होगा। और फाइनली आप देख सकते हैं कि उसको इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो होगा, तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने वन कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करना है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता जाएगा। और एग्जांपल में एक दूसरा बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट को हमने रिकर्सिवली डिवाइड करना है टू हाफ्स में, ठीक है? तो अब मुझे ये चूंकि डिपेंड करता है कि कितनी बार उसको मैं डिवाइड करता जाऊंगा जब तक मैं सिंगल एलिमेंट तक ना पहुंच जाऊं। तो उसके लिए तो भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लिस्ट की साइज़ है 3, तो उस सिचुएशन में मुझे एक डिवीज़न काफ़ी होगी सिंगल एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। या अगर मेरे पास लिस्ट में एलिमेंट ही एक है, तो तब तो मैंने कोई डिवीज़न नहीं करनी। अगर 8 है तो 3 डिवीजन्स करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल 16 एलिमेंट्स हैं या 8 से लेके 16 के बीच में कोई एलिमेंट्स हैं, तो तब मैंने 4 डिवीज़न करने होंगे। लिहाजा मुझे एडवांस में ये पता नहीं होता कि इस लूप को जो है मैं कितनी बार रिपीट करूँगा। इन दोनों एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए मैं व्हाइल लूप रिकमेंड करता हूँ कि अगर इस सिचुएशन बनता है जहाँ पर हमें इनिशियलाइजेशन भी कंप्यूटेशन के बाद मिलता है, कंडीशन जो उसका जो कब तक हो जाए वो भी हम कुछ कंप्यूटेशन के बाद फाइंड करते हैं, और इस तरह हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कुछ कंप्यूटेशन लॉजिक पर बेस करता है, तो तब हम उसको प्रेफर करेंगे व्हाइल लूप को। अगर हमें इन तीनों चीज़ों का एडवांस में पता है और ठीक ठीक पता है, तो तब मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। करूँगा भी फॉर लूप अगर मुझे तीनों चीज़ों का इनिशियलाइजिंग का और उसका कंडीशन जो है और उसकी जो इंक्रीमेंट वगैरह है, तो अगर वो एडवांस में मुझे पता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम लिखें कि वो 1 से लेके 20 तक इंटीजर्स को प्रिंट करे। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास तो कंट्रोल ने कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 20 तक जाना है। तो ये तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इनिशियलाइजेशन 1 से होना है और टर्मिनेशन 20 पर होना है, बाय 1 इंक्रीमेंट होना है। तो तब मैं प्रेफर करूँगा फॉर लूप, ठीक है? अच्छा, जनरल सिंटैक्स पर आ जाते हैं कि कैसे इस एलिमेंट को हम प्रोग्राम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ कोड वेयर इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर टेक्स प्लेस, तो ये वाला पोर्शन जो है कोड का, यहाँ पर हम इनिशियलाइजिंग जो इनिशियलाइजर है, जो काउंटर है, उसको इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम वाइल लिखेंगे, जो हमारे पास एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये वाइल लूप है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस में जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होगी या एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। उस कंडीशनल स्टेटमेंट को एवेल्युएट करने के बाद हम पैरेंथेसिस में, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, सॉरी ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। ये ब्रेसेस जो हम लगाते हैं ये फॉर ब्लॉक ऑफ कोड लगाते हैं, जो मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट पर मुश्तमिल हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट है तो फिर हमारे पास इन ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? थोड़ा फॉर्मलाइज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद वाइल है और वाइल एक कीवर्ड है। पैरेंथेसिस में हम एक कंडीशन लिखेंगे जो एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा, और उसके बाद हम ब्रेसेस में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखेंगे, जिनमें से कोई स्टेटमेंट हमारा जो काउंटर वेरिएबल होगा उस, या जो कंडीशन वेरिएबल होगा, उसको अल्टर करेगा।
अब हम उसको कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है फॉर लूप को वाइल लूप में, या एक फॉर लूप। अच्छा, ये एक बात है कि हम कोई काम अगर फॉर लूप से कर सकते हैं तो वही काम हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस आर इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस एक फॉर लूप है, और यहाँ पर उसकी एक बॉडी है। अब हमने इसके इक्विवेलेंट जो है क्या बनाना है, वाइल लूप बनाना है। तो क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन जो होगा वो वाइल लूप से बिफोर होगा। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन को ले लेते हैं, उसको वाइल लूप के ऊपर लगा लेते हैं। उसके बाद ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको उठा के बाद में वाइल लिख लेंगे, और वाइल के पैरेंथेसिस में हमने क्या लिखना है, वो फॉर वाली कंडीशन जो है उसको उठा के यहाँ पर लगानी है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो सेमी कोलन है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वाइल जो है ना इटसेल्फ एज अ स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट एज अ स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास बॉडी हो गई वाइल की, और यहाँ पर हम उसका जो कोड लिखेंगे, और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा उसको इस बॉडी में हम लिखेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं उसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, तो फ्लो चार्ट ये है कि सबसे पहले हमारे पास इस ब्लॉक में जो स्क्वायर ब्लॉक है, यहाँ पर एक कंडीशन है, सॉरी इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन के बाद फिर हमारे पास है वाइल कंडीशन, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस वाले ब्रांच को फॉलो करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। उसके बाद फिर से जाएगा, फिर कंडीशन को एवेलुएट करेगा। अगर कंडीशन ठीक है तो फिर से ये इस साइकिल को रिपीट करता जाएगा, इस साइकिल को रिपीट करता जाएगा जब तक कंडीशन ठीक है। अगर कंडीशन एक बार टर्मिनेट हो जाती है तो फिर उसके बाद चूंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप को एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको यहाँ पर मॉक एग्जांपल है दिखा देते हैं एनिमेशन के जरिए, कि हमें अगर फॉर एग्जांपल हेलो प्रिंट करना है 10 बार हेलो को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने पता है कि 10 बार करने हैं, तो हमने इनिशियलाइज को 1 से 10 तक, या 0 से 9 तक, या 2 से 11 तक, इस तरह हमने लेना है। तो इनिशियलाइजर को मैंने ले लिया काउंटर इज इक्वल टू 1। ये मेरा काउंटर जो है बेसिकली मेरे पास वो काउंटर वेरिएबल है जो ये डिटरमिन करेगा कि कितनी बार इस साइकिल में चलना है। अच्छा, उसके बाद हम कंडीशन में रख लेंगे कि जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन 11 है, ठीक है, लेस देन 11, लेस देन आर इक्वल टू 10, दोनों एक बात है, ठीक है। अच्छा, जैसे काउंटर यहाँ प्रोसीड करेगा, चेक करेगा काउंटर की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन 11, यस। अगर 2 है तो ये यहाँ से इस कोर्स ऑफ एक्शन को प्रोसीड करेगा, और कंडीशनल कोड जो है वो क्या है, सी आउट हेलो। तो हेलो को वंस प्रिंट कर देगा ब्लैक स्क्रीन पर, और उसके बाद ये काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा, तो काउंटर की अगली वैल्यू हो जाएगी काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब 2 को कंपेयर किया जाएगा 11 के साथ तो 2 इज लेस देन 11, कंडीशन ठीक है। जब ठीक है तो ये इसको यहाँ से प्रोसीड करेगा और हेलो को एक बार फिर प्रिंट कर देगा, अगेन जाएगा, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, तीसरी बार भी हेलो को प्रिंट कर देगा, इस तरह काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये साइकिल जो है रिपीट होता जाएगा, और उसके अगेंस्ट हर बार जो है वहाँ पर हेलो प्रिंट होता जाएगा। जब 11 तक पहुँच जाएगा, काउंटर की वैल्यू 12 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, तो इस कंडीशन को जब एवेलुएट करेगा कि काउंटर इज लेस देन 11, सो 11 इज लेस देन 11, नो। इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो ये यहाँ से एग्जिट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि आउटपुट जनरेट हो गया है। अच्छा, दोनों का कंपेयर करते हैं कि वाइल वर्सेस फॉर लूप। तो वो फॉर लूप जो है एक टाइट लूप है। If we know in advance that how many times a piece of code should be executed, then we opt for loop। ठीक है, एग्जैक्टली हमें अगर पता होगा कितनी बार हमने चलना है। इट्स कंपैक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो तीनों एलिमेंट्स हैं लूप के, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, वो एक पैरेंथेसिस के बीच में उसको आप लिख लेते हैं, तो एक कंपैक्ट लूप है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास वाइल लूप है वो एक लूज टाइप की लूप है। उसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो है वो वॉग हो, या वो अनडिफाइन हो, या वो एम्बिगुअस हो, तब हम क्या करते हैं, वाइल लूप को यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाहूँ वो ये है कि एवरी रिपीटिंग स्ट्रक्चर, इन एवरी लूपिंग जो कोड होता है, that can be implemented in for loop can also be implemented in while loop and vice versa। जो for loop में हम implement कर सकेंगे वो while में भी कर सकेंगे, और जो while में हम करेंगे वो for में भी होता है। It is however not a good programming practice to use for loop instead of while loop and vice versa। लेकिन ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है कि जहाँ पर for की जरूरत हो वहाँ पर आप while लगाएं, और जहाँ पर while की जरूरत हो वहाँ पर आप for लगाएं। The proper use of each loop enhances logical clarity of the program and helps in understandability, reusability and maintainability।
क्योंकि इन तीन पैरामीटर की वजह से हम ये कहते हैं कि वाइल की जगह फार नहीं लगाना और फार की जगह वाइल नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कम होगी, उसकी रीयूजेबिलिटी ड्रॉप होगी और उसकी मेंटेनेबिलिटी पुअर होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें हमने क्या करना है, एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अच्छा, तो हमारे पास math.h हेडर फाइल में प्रीडिफाइंड एक sqrt फंक्शन मौजूद है जो हमारे पास किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने वो नहीं यूज़ करना। मैंने न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करना है जो एक रिकर्सिव मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। आप न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि कैसे होता है। तो कोई भी नंबर अगर हमने लिया उसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी रीजनेबल गेस ले लेंगे कि भाई फर्ज किया इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये है। फॉर एग्जांपल 5 नंबर है, मैं गेस कर लेता हूँ कि भाई इसका स्क्वायर रूट 3 है। ठीक, कोई भी नंबर गेस कर लें। उसके बाद क्या करना है आपने, add the approximate root with the original number divided by the approximate root and divide by 2 होल सबको। फिर यानी आपका जो आपने गेस लिया है उस गेस के साथ आपने ऐड करना है क्या चीज, उस नंबर को गेस से डिवाइड करके, उस नंबर को गेस से डिवाइड करेंगे, उसके साथ फिर ऐड करेंगे वो जो हमारा गेस है उसको, और फिर सबको डिवाइड करेंगे 2 पर। तो इसी तरह हमारे पास नया गेस मिल जाएगा। अब नया गेस हमें मिल गया तो हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस गेस और न्यू गेस जो है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको फाइंड करना है। यानी न्यू गेस माइनस प्रीवियस गेस हमने मालूम करना है और उसको देखना है कि वो एरर कितने हैं। जब उस एरर को हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, उसको हमने कन्वर्ज करना है, जीरो के करीब लाना है जो हमारा प्रेसिजन होगा। 0.0000001, 0.0000002 जो हम प्रेसिजन डिफाइन करेंगे, इतनी प्रेसिजन तक हमें चाहिए कि स्क्वायर रूट फाइंड हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास रिकर्सिव स्टेप है। अगली बार फिर से मैंने एक नया गेस फाइंड करना होगा और उस गेस के और जो प्रीवियसली फाइंड गेस है उसके बीच में डिफरेंस को फाइंड करना होगा और उस डिफरेंस को हमने ग्रेजुअली क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा जब तक वो जीरो तक पहुंच ना जाए। और आखिर में जब हमारे पास उस प्रेसिजन तक वो गेस का डिफरेंस, दोनों केसेस का डिफरेंस पहुंच जाएगा, तब हम रुक जाएंगे। तो ये चीज हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं व्हाइल लूप में। अच्छा, इसको थोड़ा हम फॉर्मल करके लिख लेते हैं। कोई इंटीजर वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5 है, उसका हमने गेस रूट ले लिया कि इसका रूट भी 5 है। चलो ठीक, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि जिस चीज का हम रूट फाइंड करना चाहें तो उसी चीज को हम कह दें कि यही हमारे पास रूट है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, न्यू गेस फाइंड करना है। तो न्यू गेस कैसे फाइंड करेंगे, न्यू गेस हम ऐसे फाइंड करेंगे कि एक्चुअल नंबर को गेस पर डिवाइड कर देंगे, फिर वो रिजल्ट जो होगा उसको ऐड कर लेंगे गेस के साथ। ठीक है। उस गेस, फिर सारे रिजल्ट को हम डिवाइड कर लेंगे बाय 2 और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हम नया गेस कहेंगे। उसके बाद मैंने वाइल लूप चलाना है और वाइल में क्या करना है, वाइल लूप में मैंने ये करना है कि नया गेस और जो पुराना गेस है उसके बीच में डिफरेंस को फाइंड करो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो। एबीएस math.h का फंक्शन है एब्सोल्यूट, जो किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड करता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको भी नहीं यूज करूंगा क्योंकि मैंने math.h को यूज ही नहीं करना। तो इसके लिए मैं एक अल्टरनेटिव एक तरीका आपको बताऊंगा कैसे आप एक नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं विदाउट math.h। अच्छा, उसके बाद आपने ये डिफरेंस फाइंड किया, उसका एब्सोल्यूट मालूम किया और उसको चेक किया कि क्या वो ग्रेटर देन 0.00000001, ये हमारे पास है प्रिसीजन। इतनी प्रिसीजन तक मैंने कहा है कि भाई इतनी प्रिसीजन मुझे चाहिए, आप इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसको मैंने वाइल में रखा है। मैंने कहा जब तक ये डिफरेंस जो है ये इस प्रिसीजन से बड़ा हो तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि नए गेस को पुराने गेस में रखना है, यानी जी आई इज इक्वल टू जी आई प्लस वन, जो जो नया गेस है उसको हमने प्रीवियस गेस में रखना है और नया गेस हमने कैलकुलेट करना है उसी फार्मूले से। जो नया गेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस ए बाई जी आई डिवाइडेड बाई 2। और फाइनली जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये लूप की बॉडी है, तो ये जब टर्मिनेट हो जाएगा तो जो हमारे पास आखिर में जो गेस मिला होगा वो हमारे पास ओरिजिनल गेस होगा। ठीक है। तो उस जी आई को हम प्रिंट कर देंगे कि ये हमारे पास भैया है गेस। अब हम जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस खोल लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा मसला कर रहा था वो क्यों कर रहा था, क्योंकि हमारे पास जो प्रेसिजन की वैल्यू थी वो फ्लोटिंग पॉइंट के रेंज से बाहर हमने रखी हुई थी। उसको जब मैंने कम किया तो अभी ठीक कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने 000000001 रखा था जो बहुत ज़्यादा था, तो उसको मैंने थोड़ा कम करके 0.0001 या 00001 तक ही कर देते हैं, ये भी इसके रेंज में आता है। अब अगर हम इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 के साथ, तो आप देखें इसको मैं कोई बड़ा सा नंबर भी दे देता हूँ, तो तब भी हमें ये जो है ना सही रिजल्ट निकाल के दे सकता है 363.887345। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इशू था जो बड़े नंबर के लिए आ रहा था, अभी वो नहीं रहा। Here is another example demonstrating the importance of while loop. So for that, first I'm importing libraries that will be required for reading the contents of a file. Hash include std lib.h, hash include studio.h, and the two libraries that are iostream.h and conio.h. Hash include conio.h. Okay, void main, and here is our main function. So I'm writing here clr scr in order to clear the previous screen, and at the end of program I'm writing get ch in order to stay echo on the black screen. All right, and first I'm creating a pointer variable. You may not be very interested in the detail of the pointer because we haven't yet discussed it. So just we are showing that how while loop is used for reading the content of a file character by character, right? So file static f, so static f is a pointer that refers to a file. And next we are also declaring a character variable ch that will read the content of a file character by character. And then f is equal to f open. F open file will be opened, and for example name of the text file is xyz dot txt, and I'm reading this file for writing purpose because I'm writing something reading sorry I'm reading something from the file. And once I initialize my pointer to the file that is to be read, next what I gonna do is to initialize our character variable. But before character variable I'm just checking it that whether the file exists or not. So for that I'm writing if f is equal to null, it means that the file doesn't exist. So it will display the message that the file doesn't exist. All right, and here is the closing brace for the f statement. And now in else, mm, here is the body of else statement. So within L I'm using while loop. This while loop will go from 0 to the last character in the file. So for that I'm writing that while as long as the character that will be equal to character that will be equal to f get c. F get c is a function that reads the character from the file, right? And from which file? The f that points to the file. And as long as this is not equal to end of file, eof end of file. Okay, so every time a character will be read from the file, and if the character is not end of file, so end of file is basically the terminator that shows the end of file. So every time a character will be read and that character will be displayed on the screen. So I am writing here cout ch. All right, and now I'm running the program, compiling my program. So control F9, and it says that the file doesn't exist because I haven't yet created any file. So first what I gonna do is creating a text file. So right click and new text file.
and call it xyz. Okay, and now write something in the text file. So for example, I'm writing action speaks louder than words. Similarly, to manage the affairs of a country is not a piece of cake. I'm also inserting a new line over here, and just writing another saying, that is in foreign relations nothing is eternal. Okay, now I'm saving the file, so the file has been saved, and once again I'm going to my original file, uh, where it exists. So here is my code, and now once again compiling the code, so it once again says that file doesn't exist. That means that we haven't located the file in a proper location. So for that I'm going once again and copying or remove this file from here. So cut it and go to this PC, and then C, and then turbo C, and then bin. In bin folder I am just pasting the file, so now it is here. Okay, you can see over here that there exists some characters in the file. Now once again I'm moving back, and I'm again maximizing the screen, and once again I'm running this program. So once I press Ctrl F9, you can see that all the characters are the contents of the file has been read to this screen. So action speaks louder than words. To manage the affairs of country is not a piece of cake, and in foreign relations nothing is eternal. So that is what we had written in our file. So you can see that how we used while loop to read the contents of a file. Okay, अच्छा, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये हेडर फाइल्स जो मुझे चाहिए होंगे उनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। उसके बाद ये मेरे पास रहा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ CLR SCR, ताकि जो पिछला स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं गेट ch लिख लेता हूँ ताकि ये जो आखिर में प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होकर थोड़ा वेट करे। अब मैं एक लॉन्ग फ्लोट ए डिक्लेयर कर रहा था, कोई भी नंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ, और उस नंबर को मैं जो यूज़र उसको प्रोवाइड करेगा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक मैं ये कर लेता हूँ कि लॉन्ग फ्लोट G1 और G2 दो रूट्स है, और इस तरह एक मैं एक प्रेसिजन की वैल्यू भी यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ P। एक मैं डिफरेंस की वैल्यू भी कर लेता हूँ D। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक मैसेज इको करना है यूज़र को। तो सी आउट एंटर अ नंबर, और उसके बाद यूज़र एंटर करेगा कोई नंबर, तो CN हम इस नंबर को डाल देते हैं ए में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो गेस वन और गेस टू को सेट करना है। तो गेस वन को मैं ले लेता हूँ, यही नंबर जो मैंने एंटर किया उसको मैं गेस वन ले लेता हूँ कि फर्ज करें यही नंबर उसकी रूट है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, गेस टू मैंने फाइंड करना है। तो गेस टू मैंने न्यूटन रैप्सन फार्मूले से करना है। G2 इज इक्वल टू क्या है कि मैंने जो गेस है उसको जो नंबर है उसको गेस पर डिवाइड करना है, फिर गेस के साथ ऐड करना है, फिर सारे को दो पर डिवाइड करना है। तो लिख लेता हूँ G1 प्लस A डिवाइडेड बाई G1 और होल डिवाइडेड बाई 2.0, क्योंकि मैंने फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन करनी है।
उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने प्रेसिजन को डिफाइन करना है, कितनी एक्यूरेसी मुझे चाहिए। तो प्रेसिजन इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 0.000000 और 1। उसके बाद मैंने इसका जो गेस टू है वो फाइंड करना, सॉरी डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस को मैं फाइंड कर लेता हूँ। डिफरेंस को का मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में कि अगर G1 की वैल्यू लेस देन है G2 से, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने G1 से G2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, G2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है G1 को। उसके बाद आपने लूप चलाना है क्या, क्योंकि हमने इस डिफरेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जीरो प्रेसिशन तक लाना है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ कि वाइल जब तक ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन है प्रेसिजन से, तो आप क्या करें, आप करें इनका यही कैलकुलेशन एक बार फिर से नया गेस कैलकुलेट करें। तो नया गेस के लिए हमने पहले वाले गेस को यानी गेस 2 को हमने गेस 1 में रखना है। तो गेस 1 इज इक्वल टू G2, ठीक है। और उसके बाद G2 को कैलकुलेट करना है। तो G2 इज इक्वल टू, G2 को मैंने फाइंड करना है इज इक्वल टू G1 प्लस A डिवाइडेड बाई G1, और A डिवाइड बाई G1 के बाद मैंने होल डिवाइडेड बाई 2.0 कर देना है। और फाइनली मैंने क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको फाइंड कर देना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, ये मैंने एब्सोल्यूट भी फाइंड करना है साथ साथ में। तो G1 इज ग्रेटर देन लेस देन अगर G2 है, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई है, G1 अगर ग्रेटर देन G2 है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने G1 माइनस G2 कर देना है। अगर ऐसा नहीं है, -G2 अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने G2 माइनस G1 कर देना है। और यहाँ पर भी इसको मैं ग्रेटर देन कर लेता हूँ, ये ऊपर यहाँ पर इस जगह पर। तो इसको मैं G1 इज ग्रेटर देन G2 हो तो फिर ये कर लें, नहीं तो ये कर लें। इस तरह ये डिफरेंस जब कन्वर्ज कर जाएगा, और कहाँ तक कन्वर्ज करेगा, जब तक 0.000001 तक नहीं करता, तो उसके बाद हमने रूट डिस्प्ले कर देना है। तो सी आउट, यहाँ पर हम कहते हैं कि स्क्वेयर रूट इज फिर हम लिख लेते हैं क्या, G2, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन मैंने किया, कहते हैं एंटर नंबर, कोई नंबर एंटर करो। फॉर एग्जांपल मैंने 49 एंटर किया और एंटर प्रेस किया, तो इसने मुझे कहा कि स्क्वायर रूट इसका है 7। अब मैं इसकी जगह जो है कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देता हूँ, 7 दे देता हूँ। तो 7 का इसने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, कोई डेसिमल पॉइंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 13.78 दे देता हूँ, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो ये हमारे पास रहा इसका स्क्वायर रूट। अब इसको सारे अगर आइट्रेशन को मैंने डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैं G1 और G2 को डिस्प्ले कर देता हूँ, यहाँ पर भी और नीचे भी। तो सी आउट G1 इज यानी गेस 1, ठीक है, ये पूरा लिख लेता हूँ। गेस 1 इज G1, और उसके बाद मैंने लिखना है G2 या गेस 2 इज, और यहाँ पर लिखना है G2 और फिर एंड डेल। इसी लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देना है, क्योंकि वो जो सारे एट्रेशन है वो मेरे पास आ जाए। तो इसको मैंने कॉपी किया, सॉरी ये क्या हो गया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल प्लस इंसर्ट के साथ, और शिफ्ट इंसर्ट के साथ पेस्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट के साथ पेस्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट और इंसर्ट की के साथ, ठीक है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, और मैंने फॉर एग्जांपल इस टाइम दे दिया है 49 या 59 को मैंने दे दिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना इसने कितने आइट्रेशन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइट्रेशन के बाद इसने इसका स्क्वायर रूट जो है ना फाइंड कर दिया है। अब अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे देता हूँ कंट्रोल F9 के साथ में, फॉर एग्जांपल कोई कोई भी बड़ा नंबर दे दे, और उसको मैं उसका स्क्वायर